नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो बाजार में जो मोमेंटम है वो देखते ही बनता है। जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे 19,000 जाएगा वो तो आज भी वेट कर रहे हैं, और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अब जब मार्केट में इतना तगड़ा मोमेंटम है, चीज़ें ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे पहुंच चुकी हैं। सो मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं स्पेशली, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन कहाँ करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, अपनी फाइंडिंग बताऊंगा लास्ट 3 से 4 बुल रन के अंदर जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है और जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपके क्वेश्चंस भी मैं लूंगा आगे चल करके। सो पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आप एक लॉजिकल इन्वेस्टर हो, चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या इस समय पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सेंस बनता है या फिर नहीं? देखो, अगर आप नेट मेरे से पूछोगे तो भाई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पहले भी ओवर वैल्यूड थे फॉर श्योर। जिस हिसाब से रिकवरी आई है बाजार में, आज भी वो ओवर वैल्यूड ही हैं। आप बोलोगे भाई रिकवरी आ गई, ओवर वैल्यूएशन का क्या लेना देना? नहीं, ओवर वैल्यूएशन और रिकवरी का आपस में एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे चाहते हो, सो वैल्यूएशन डेफिनेटली मैटर करती है। आज की डेट के अंदर भी जो हमारी कंपनीज हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये टाइम डेफिनेटली अच्छा है। ऐसा मैं क्यों कहूँगा? जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये थोड़ा ज़्यादा डेट ले सकती हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर। सो ये जो रेट कट वाला टाइम होता है ना, ये कंपनीज की एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से जो मेन रिकवरी आई है इस सेंटीमेंट को ड्राइव कर रही है। ठीक है, आप समझ रहे होगी कि भाई पैसा ज़्यादा हो गया, लोगों के पास बुल रन आ गए। नहीं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो होते हैं ना, ये सब ड्राइव करती है आपकी मार्केट को। तो ये जो स्मॉल कैप के अंदर रैली आई है, फंडामेंटल लेवल पे आज भी कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो फ्यूचर की ग्रोथ है, जो कंपनीज हमारे रिजल्ट्स अच्छे देंगी बिकॉज ऑफ रेट कट, वो कंपनी एक्सपैंड करेंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगी, उसको अभी से प्राइस इन करके हो रहा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज़ है कि इसमें वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप स्मॉल कैप में आज लमसम करते हो और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 1 साल या 2 साल में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बनाऊंगा, तो वो पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। इस समय पे मुश्किल हो या ना हो, रिस्क ज़्यादा है। और एक चीज़ आपको बाजार में हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप सब ने रिसेंट क्रैश में ये चीज़ नोट कर ली कि भैया पैसा तो बनता है, लेकिन जब बाजार में 30% का करेक्शन आता है ना, तो 2 साल 3 साल 4 साल में जो रिटर्न्स आपने कमाए हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो जो आपकी एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप में, डेफिनेटली वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। बेस्ट के सिनेरियो में अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए, लेकिन कोई भी लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर अगर गिरावट आई तो आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुल रन में ज़्यादातर लोग स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं। सो सिंपल सी बात यह है, कॉशियस हमेशा रहना है। पोर्टफोलियो में कभी भी 30% या 40% से ज़्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप का नहीं होना चाहिए। ये बेस्ट केस रिकमेंडेशन होती है जो हर किसी के लिए काम कर सकती है। एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव के लिए टोटली ये डिफरेंट बॉल गेम है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में। सो नेट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो तो स्मॉल कैप में लमसम तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ स्टेप अप एसआईपी आप कर सकते हो। तो लमसम कहाँ करना चाहिए, अब मेन क्वेश्चन है ये। लमसम करना चाहिए इस समय पे मोमेंटम फंड्स के अंदर। अब मोमेंटम फंड्स में क्यों करना चाहिए, ये चीज़ समझ गए ना आप तो गेम समझ जाओगे। मार्केट 52 वीक हाई है, मतलब क्या है इसका मतलब है मार्केट में है मोमेंटम। अब जब मोमेंटम मार्केट के अंदर है तो वो फंड्स जो मोमेंटम को ही ट्रैक करते हैं वो अच्छा काम करेंगे। क्यों? जब बुल रन होता है तो आप हमेशा सोचते हो कि मैं सेक्टर वाइज चला जाऊं, बिल्कुल सेक्टर वाइज आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप मोमेंटम फंड्स लेते हो और बाजार में मोमेंटम है तो वो ज्यादातर केसेस में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बना के देता है। क्यों? उस म्यूचुअल फंड में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो स्टॉक्स होते हैं जो 52 वीक हाई मार चुके होते हैं। 52 वीक हाई मार चुके हैं मतलब वहां पे सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा है, डिमांड स्टॉक्स की ज्यादा, और वही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है और मार्केट बुल रन
में मतलब मोमेंटम वाली मार्केट है। तो आप ये सोचो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट। आज से मतलब अगर मैं बोलूं लास्ट 1 से या 2 महीने पहले आप मेरे से पूछते तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत थी, और कुछ टाइम पहले तक वो वैल्यू इन्वेस्टिंग ने दबा के रिटर्न दिए हैं, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सस्ते में खरीदो, वैल्यू इन्वेस्टिंग का टाइम था। बट मुझे लगता है यहां से आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम है, हमें मोमेंटम फंड्स लेने चाहिए। मैं अपने पोर्टफोलियो में अब मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स ऐड कर रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हो मैं कौन से मोमेंटम फंड ले रहा हूं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम फंड आपको जानने होंगे तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी समझाता हूं मैं। जब हम मोमेंटम फंड्स लेते हैं या वैल्यू फंड्स लेते हैं तो मेरा पर्सपेक्टिव इन म्यूचुअल फंड्स को लेकर के लॉन्ग टर्म नहीं होता। राइट, आपने दोबारा सही समझा, मेरा पर्सपेक्टिव इनको लेकर के लॉन्ग टर्म नहीं होता। बिकॉज मोमेंटम फंड सिर्फ और सिर्फ बाजार जब चढ़ रहा होता है तो वो अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बाजार जब गिरता है तो वो आपको कंसोलिडेशन में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ले जाते हैं। तो इस वजह से जो भी मोमेंटम फंड्स इस समय पर मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट 5 से 6 महीने साल भर के लिए ले रहा हूं। क्या ये रिस्की है? फॉर श्योर ये रिस्की है। क्या मैं इसके अंदर पोर्टफोलियो को ओवर एक्सपोज करूंगा? नहीं, अपने पोर्टफोलियो का हार्डली 10 to 20% मैं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालूंगा। सेकंड चीज, कौन सा म्यूचुअल फंड लूंगा? सिंपल सी बात है, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड है वो उठाओ, अपने पोर्टफोलियो में रख लो। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब मोमेंटम पैसा बना रहा है जो वाला, मतलब आप ये मानो जिस भी बुल रन में हो, ये मेरी फाइंडिंग है और मैं अब इसके हिसाब से चलता हूं कुछ हद तक। जो भी बुल रन चल रहा है उसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है अगले 1 साल तक एटलीस्ट वही चलता। तो टॉप 3 के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं मैं उनमें से ले लेता हूं मोमेंटम कैटेगरी में। वो ज़्यादातर केसेस में चलते रहते हैं क्योंकि वही स्टॉक वो बेस्ट परफॉर्मिंग बने इसलिए ना क्योंकि उसके अंदर के स्टॉक्स ज़्यादा मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो वो कुछ हद तक मोमेंटम दिखाते रहते हैं। जब मोमेंटम बाजार से जाता है तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। और भाई लोग कहते हैं नहीं पता चलता बाजार से मोमेंटम गया है, मैं कह रहा हूं आप हमेशा पीक पर नहीं बेच पाओगे। जैसे अपर हाई अपर लोज बनते हैं, जो हमारा होता है लोअर हाई लोअर लो बनने शुरू हो जाते हैं जब बाजार नीचे जाती है। बाजार कभी एकदम से नीचे नहीं जाती, बाजार हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। इसी तरीके से बाजार हमेशा धीरे धीरे करके नीचे आती है। तो जब हमें दिखे कि भाई ट्रेंड लाइन टूट गई है तो उस केस के अंदर मोमेंटम म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भाई मोमेंटम म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं पैसा, जब मैं एग्जिट करूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। इवन आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नॉर्मली पिक कर लेता हूं। जैसे होम फर्स्ट को मैं होल्ड कर रहा हूं, एसबीआई को मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है अभी लंबे रेस के घोड़े हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को मैं इस समय पे होल्ड कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन होना बाकी है। तो जब हो जाएगी मैं एग्जिट करूंगा, मैं आपको डेफिनेटली वो बताने वाला हूं। तो इस समय पे मोमेंटम फंड मुझे लगता है बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं मोमेंटम फंड के अंदर पैसा डाल रहा हूं। इवन थोड़ा थोड़ा लमसम कर रहा हूं, मतलब अगर 1 लाख रुपए है तो मेरे को 25-25 हज़ार के 4 बैचेस में मैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि लमसम करना है तो कहां करना है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रभु पुरुषोत्तम जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड के अंदर भी करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मेरे भाई बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट में एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं है, ठीक है। लोग आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन इसलिए बोल देते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको नहीं पता वो म्यूचुअल फंड आपको किसने रेकमेंड किया था। दूसरी चीज़, जो भी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो एएमसीज होती हैं, वो आपको चाहती हैं कि आप उनके बड़े क्लाइंट रहो क्योंकि तभी वो एक्सपेंस रेशियो कमा पाएंगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रेफर किया जाता है। थर्ड चीज़ भाई, लॉन्ग टर्म में जो रिस्क है वो अवर्स हो जाता है, मतलब चांसेस बहुत कम है कि आप पैसा खोगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट ग्रोइंग है। पहली चीज, ये चीज लोग नहीं समझते। लॉन्ग टर्म एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देता आप पैसा बनाओगे, ये चीज हमेशा याद रखना। इंडिया में क्यों चल रहा है लॉन्ग टर्म? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है। अगर यही लॉन्ग टर्म आप चाइना में या जापान की मार्केट में करना चाहोगे तो भाई लास्ट 5-6 साल में आपने ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न बनाए होते हैं, ठीक है। सो पहली चीज, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है जो आप अपनी मर्जी से चूज करते हो, ये एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी नहीं है। सेकंड चीज, प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं बोलता हूं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, अब आप बोलोगे भाई अभी तो मना कर रहे थे अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर रहे हो। देखो पोर्टफोलियो में ना बहुत अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है, इसको सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ पोर्शन आपने अपने पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा हुआ है। जैसे मैंने भी करा हुआ है कि मेरे पास जितनी भी वेल्थ है या जितना भी मेरे पास पैसा है उसका कुछ हिस्सा मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूं। कुछ में स्मॉल कैप है, म्यूचुअल लार्ज कैप है, मिड कैप है, और कुछ होते हैं जो मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। तो उस केस के अंदर तो अगर कभी भी मुझे
मुझे उस हिस्से में जब ऐसा लगता है कि भाई मैं जहाँ ट्रेड कर रहा हूँ या जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे ऑल ऑफ द सडन गेंस मिलते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं है। एक अगर मैंने अपने बच्चे के लिए कोई म्यूचुअल फंड खोला हुआ है सो मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। कोई मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड खोला हुआ है सो मैं उसके अंदर प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए करा हुआ है उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। मैंने कोई लोन लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करके वो रीपे कर सकता हूँ। तो ऐसी जगह मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो डिपेंड करता है आपने पर्सपेक्टिव क्या लिया हुआ है। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं एक ही म्यूचुअल फंड है उसको लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म की चीज़ों के लिए भी पूरा कर लूंगा, तो ऐसा मत करो यार। अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को थोड़ा सेग्रीगेट करो। इवन अलग अलग म्यूचुअल फंड की जो ऐप्स आती है उसको यूज़ करो। लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी ऐप यूज़ करो जिसको आप ज़्यादा ना खोलो। शॉर्ट टर्म के लिए एक ऐसी ऐप यूज़ करो जहाँ पे आपको अगर एकदम से रिटर्न्स मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। सो सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, जो मेरे लिए काम करती है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए काम करती है। जितने भी मेरे आसपास लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, जैसे मैंने पैसा थोड़ा बहुत बनाया है, जिन्होंने पैसा नहीं बनाया, उन सब में से एक डिफरेंस है। एक बंदा है जो कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करके मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, और दूसरा है कहता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में तो पता चलेगा कि कितना लॉन्ग टर्म है। आज से 20 साल की कहानी अलग थी, आज से आने वाले 20 साल की कहानी पूरी अलग होगी, क्योंकि हमारा देश भी ग्रो करा होगा। इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता देना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मोनी जी का कमेंट है, कह रहे हैं कि व्हाट्स योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स एट करंट लेवल। देखो टाटा मोटर्स बड़ी है, पहली चीज़ तो टाटा मोटर्स बड़ी है, इसमें कोई दो पर्सपेक्टिव है ही नहीं। लेकिन जब तक ये स्प्लिट नहीं होते, आप ये मानो यहाँ पैसा बनना मुश्किल होगा। स्प्लिट होंगे, ये एक कमर्शियल व्हीकल है और दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल व्हीकल होता है उसमें ये स्प्लिट होगी कंपनी, उसके बाद मोमेंटम वापस आएगा। जब स्प्लिट होने वाली है उससे कुछ टाइम पहले खरीदने में ज़्यादा सेंस बनेगा मेरे हिसाब से तो, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ये होने ही वाला है? स्प्लिट तो होने वाला है, ये फॉर श्योर है, लेकिन क्या उसके बाद मोमेंटम आएगा, उससे थोड़ी देर पहले मोमेंटम आएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन टाटा मोटर्स मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा है। अगर आप इसको 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो फॉर श्योर करंट लेवल इज गुड। क्रांति MK का कमेंट है, कह रहे मोबी क्विक स्टॉक एंड IGI स्टॉक्स के बारे में बताओ सर, 10 साल होल्ड रख सकता हूँ। मेरे भाई अगर आप 10 साल होल्ड रख सकते हो सो मोबी क्यू या IGI को क्यों लेना चाहते हो? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप 10 साल होल्ड कर सकते हो, अगर मैं एक स्टॉक को होल्ड करना चाहूँ ना 10 साल, सो मैं लेना चाहूँगा जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस 10 साल में बहुत बहुत तगड़ा रिटर्न बनाएगा। दूसरा मैं स्टॉक लेना चाहूँगा जोमैटो, बहुत स्विगी दबा के, मतलब आप ये मानो मेरे जैसा इंसान जो कंजूस है, ठीक है, वो इंसान भी जोमेटो स्विगी यूज़ कर रहा है, तो भाई मैं ये मानूंगा ज़्यादातर लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो खरीद रहे हैं जोमेटो से, और जोमेटो का रेवेन्यू भी यही चीज़ इंडिकेट करता है। तो लेना है जोमेटो लो, न्यू एज कंपनी लो, AMC कंपनीज लो, इंश्योरेंस कंपनीज लो, 10 साल के लिए लेना ये लो। अगर चाहिए तो भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लो, बट वो हाई रिस्क होंगी 10 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक बार चल गई उसके बाद वहाँ NPA उनका बढ़ गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर मेरे को 10 साल के लिए लेना है तो मैं ऐसी कंपनी लेना पसंद करूंगा जो 10 साल टिके जाए। मोबी क्विक हो गई, IGI स्टॉक हो गया, इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। देखो 10 साल का तो 10 साल बाद ही पता चलेगा कि हो सकता है कंपनी ही बदल जाए, है ना। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो लॉस मेकिंग होती है, सडनली प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, तो वो केस अलग है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं जियो फाइनेंस जैसी कंपनी लेना पसंद करूंगा, चोलामंडलम मैं लेना पसंद करूंगा, मैं SDFC AMC लेना पसंद करूंगा, मैं CDSL लेना पसंद करूंगा, BSC NSE लिस्ट होने वाला है NSE लेना पसंद करूंगा। अगर आप मेरे से पूछोगे उसके अलावा SBI कार्ड्स लेना पसंद करूंगा। ऐसी कंपनी लेना पसंद करूंगा जिनका प्रोजेक्शन 10 साल तक दिखता है, ठीक है। अगर मैं ऐसी कंपनी लूँगा तो हाई चांसेस है कि मैं रिटर्न्स बना लूँगा। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, मैं रिकमेंड तो मैं नहीं कर सकता आपको, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसका ग्रोथ पाथ एक्चुअली क्लियर है। गुरप्रीत सिंह का कमेंट है, कह रहे हैं मेरे भाई कितनी बार बुल रन स्टार्ट होगा? मेरे भाई बुल रन स्टार्ट कितनी बार होगा? बुल रन अभी शुरू कहाँ हुआ है? मतलब बुल रन आपको क्या लग रहा है शुरू हो चुका है क्या? 52 वीक हाई बुल रन होता है? इसको रिकवरी कहते हैं, इसको बुल रन नहीं कहते। बुल रन होता है जब वो अपना ऑल टाइम हाई हिट करके तोड़ के निकल जाए, ठीक है, इसको रिकवरी कहते हैं मेरे भाई। अभी तो बुल रन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो रिकवरी हुई है, इसके बाद कंसोलिडेशन होगी, इसके बाद बुल रन शुरू होगा। बुल रन एक दिन का काम नहीं है, बुल रन आने में टाइम लगता है, लेकिन जो एक फेयर मॉन्गरिंग थी बाजार के अंदर वो कहीं ना कहीं कम हो गई। अभी बुल रन शुरू होने में टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी है, कंसोलिडेशन फेज है, फिर बुल रन शुरू होगा। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।